शिक्षा लोक, आपका पूर्वा शिक्षा लोक में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद जोहार। तो आज जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 22 मतलब 22 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर सेशन पसंद आता है तो ज़रूर करें। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है 22 नंबर सेशन का प्रैक्टिस सेट का, वो है, एक मिनट वीडियो को छोटा कर लिया जाए। हाँ, कि किस देश की राजधानी कोपेनहेगन है। पहला साइप्रस, बी में है डेनमार्क, सी में है चेक गणराज्य और डी में है क्रोएशिया। तो आप लोगों को पता होगा कि जो कोपेनहेगन है वो राजधानी है आपका डेनमार्क का। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है। यह यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आता है, मतलब यूरोपीय देश है, जिसका मुद्रा का नाम कोन है, क्रोन। ठीक, इसी के बाद बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं, मतलब स्थल से लगे हुए कुल भारत के कितने राज्य हैं। ए 15, बी में है आपका 17, सी में है 16 और डी में है 19। इसका डेनमार्क था। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। हमारे 16 राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं, स्थल के रूप में स्थलीय सीमा साझा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है। ए पंजाब से, बी उत्तराखंड से, सी कर्नाटक या डी हरियाणा से। तो ये जो हैं दूध की नगरी, दूध की घाटी के नाम से फेमस हरियाणा, वहीं से संबंधित हैं हमारे माननीय नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने भाला फेंक मतलब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। फोर्थ नंबर है कि किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ए मेघा राजगोपालन, बी उषा सुब्रमण्यम, सी अनीता सरदेसाई या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मेघा राजगोपालन। ठीक, नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। ए 14 सितंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 22 नवंबर 1946 या डी 24 नवंबर 1952। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सितंबर 1949, यानी कि ऑप्शन ए। इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ए 46वां, बी 50वां, सी 52वां या फिर डी 99वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46, यानी कि 46वां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7th का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहला सुल्तान वंश का, मतलब ये गुलाम वंश का शासक भी हुआ करता था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो आप लोगों को पता होगा कि वो मुगल शासक जो कि चित्रकारी में खुद निपुण था, उसका नाम था जहांगीर। तो जहांगीर के समय ही जो चित्रकला है वो स्वर्णिम युग में पहुंच गया, यानी सबसे उच्चतम स्तर में पहुंच गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। ठीक है, 8 का। नेक्स्ट है, जो 9th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। गौर कीजिएगा, नहीं है। ए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बी है हरिजन, सी है द हॉली फैमिली या फिर डी हिंद स्वराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द हॉली फैमिली। ये गांधी जी से संबंधित नहीं है, बाकी का रचना गांधी जी नहीं किए थे, उन्होंने निकाला था। अगर बात किया जाए कि द हॉली फैमिली बुक किससे संबंधित है, किसने लिखा है, तो उसकी रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने किया था। द हॉली बुक के रचनाकार कौन है, कार्ल मार्क्स और एंजल। 10th नंबर है कि निम्नोक्त मतलब नीचे जो दिया हुआ है उनमें से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। रिपन, मेओ, लीटन या कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, इन्हें भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का पिता भी माना जाता है। किन्हें, लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन ए। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 में क्या है, आइए देखते हैं। 11th में है कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। ए कलकत्ता, बी में है लाहौर, सी में है इलाहाबाद और डी में है मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर। कब हुआ था लाहौर में, तो रावी नदी के तट पे हुआ था 1929 में, याद रखेंगे। और इसके अध्यक्षता किए थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। और इसी दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया था। 26 जनवरी का वो दिन था। लेकिन स्वतंत्रता आप जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 को मिली, मतलब 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा हो गया आज़ादी के बाद। तो इसलिए इतने महत्वपूर्ण दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, तो इसलिए इस दिन संविधान को लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। इस दिन कुछ ही संविधान लागू करते हैं, इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसको सार्थक बनाने के लिए 26 जनवरी 1949 को पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ है आपका नृत्य और दूसरी तरफ है राज्य जिससे संबंधित है, मिलाना है। तो भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका जी तमिलनाडु में। इसको मिला देते तमिलनाडु से, तो ए का 4 केवल एक में है, अब मिल जाएगा। बी का 3 कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली, कथकली का हो जाएगा केरल, क से कथकली और क से केरल। और उड़ीसा को ओडिसी तो आप जान ही रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं या लगती हैं? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 देशों से। कौन कौन 3 देश हैं आइए जानते हैं। तो पहला हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा हो जाएगा नेपाल और तीसरा हो जाएगा भूटान। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीनों से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। मृदा की लवणता मापी जाती है, मतलब सॉइल की। चालकता से मापी जाती है, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से या वृद्धि मापी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चालकता मापी से। यह एक प्रकार का यंत्र है जिससे लवणता को मापा जाता है। 15 है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल मतलब हॉट स्पॉट कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय से जुड़े हुए सभी क्षेत्र, यानी कि डी उपयुक्त सभी। इसमें आपको बता दें कि इसमें हिमालय, इंडो बर्मा मतलब कि म्यांमार का भी क्षेत्र आ जाता है। सुंडालैंड, जो सुंडालैंड भी म्यांमार से के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं। और पश्चिमी घाट आप जानते होंगे कि इधर केरल से लेकर के आपका ऊपर का केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब को जो पश्चिम भाग में है पश्चिमी घाट जंगल जो है उसके क्षेत्र को शामिल किया जाता है। और बाकी जो है श्रीलंका में भी है ये हॉट स्पॉट। फिर आप आगे देखते हैं, आपका 15 हो गया। 16 नंबर कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब और तमिलनाडु में। पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सही है, और हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सभी नहीं, क्योंकि बुंदेलखंड का इलाके का हाल आप जानते होंगे, वहाँ पे बारिश बहुत कम मात्रा में होती है और कृषि तो छोड़िए, वहाँ पे पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है जी? नौसैनिक, तेल, नदीय या फिर प्राकृतिक? तो यह जो है एक प्रकार का नदीय बंदरगाह है। आप जानते होंगे कि हुगली नदी के तट पे, मतलब हुगली का बंदरगाह इसे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग मतलब BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोलते हैं। होना चाहिए कितना? 0, 50 ppm, 100 ppm या 200 ppm। तो एक आदर्श जो है परिमाण है, इसका जो मांग है वो होता है आपका 0 मतलब 0। 0 से कम हुआ तो भी दिक्कत है और 0 से ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है। तो आदर्श जो सीमा है वो है 0, 0। नेक्स्ट है 90 नंबर, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या फिर उपयुक्त सभी। तो प्राकृतिक संसाधन होंगे तो भी आर्थिक विकास होगा, क्योंकि उससे फर्नीचर, आपका जड़ी बूटी, कई प्रकार के उससे उत्पाद प्राप्त होंगे जैसे कि फल फूल। और पूंजी निर्माण तो आवश्यक है ही कि अगर आप रोड बनाते हैं, बंदरगाह बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, तरह तरह के स्कूल हॉस्पिटल्स खोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूंजी का निर्माण होता है। मतलब उसमें आप पढ़ेंगे तो फ़ी देंगे, अगर रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स देंगे। तो ये सब मुख्य हैं, ये सब आधारभूत ढांचा है। बाजार का आकार, हाँ, अगर आपका बाजार बड़ा है तो सामान भी ज़्यादा होगा, सामान ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, तो इससे भी पैसे आएंगे। तो इसलिए उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन, मतलब किसी तरह का बाधा नहीं, माल का निःशुल्क संचलन, माल सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान या फिर डी निःशुल्क व्यापार। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माल का सेवाओं का, मतलब माल जो भी वस्तु हो गए और सेवाएं मतलब सर्विसेज हो गए, दोनों का अनियंत्रित आदान प्रदान, मतलब कितनी भी मात्रा में यहाँ आए और जाए उसको बोलते हैं मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी को बोलते हैं। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा, CSO द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा
या फिर आर्थिक मामलों कार्य मंत्रालय द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 6, 7, 5 या 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण बेसिक, ये एक स्ट्रक्चर का बात कर रहा है जो कि संविधान में है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक प्रकार का सिद्धांत है। इसमें आपका फंडामेंटल राइट्स आते हैं और फिर डीपीएसपी आते हैं और संविधान के बहुत सारे जैसे कि केंद्र राज्य संबंध आते हैं, न्यायपालिका का स्वतंत्रता आता है। ये सभी आधारभूत ढांचा का अंग है जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जाता है। यानी कि संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है तो वो भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 368। तो इसमें क्या क्या संशोधित नहीं किया जा सकता है वो पूछ रहा है। मैं तो पहले ही बता दिया, आप लोग अब समझ गए होंगे। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। ठीक। बी में है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, शासन की संसदीय प्रणाली। ओके। सी है, इसमें पूछा कौन संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये गौर कीजिएगा। फिर है सी, न्यायिक प्रक्रिया और संघीय प्रणाली। डी है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो सबसे इसमें हैं सभी राइट, लेकिन सबसे राइट ऑप्शन का आपको चयन करना है, सबसे सही ऑप्शन का, विकल्प का। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन है उसमें हो जाएगा संप्रभुता, भूभागीय अखंडता जिसको अक्षुण्णता भी बोलते हैं, संघीय प्रणाली मतलब केंद्र और राज्य दोनों होंगे, न्यायिक समीक्षा मतलब कि किसी भी कानून को रिव्यू कर सकता है कौन, तो आपका राज्य में हाई कोर्ट, और सबसे मेन अथॉरिटी है, सबसे उच्चतम अथॉरिटी है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, वो कर सकती है। और शासन की संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट वाला। 24 है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? संविधान के अनुसार, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी भारत सरकार का मुख्य सचिव, सी है राष्ट्रपति या फिर डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुसार होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद में है आपको बता दें तो 53(1) इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का स्रोत राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी माननीय, ये जो है हमारी राष्ट्रपति हैं, प्रथम महिला जिनको बोला जा सकता है, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। 25 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का बात कर रहा है कि रिपोर्ट की समीक्षा मतलब समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है कौन? आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति और इनमें से कोई नहीं। लेखा भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, एस्टिमेट। यानी कि 25 का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर कैट। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, परामर्शदात्री समिति या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार यानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी। राज्य निर्वाचन आयोग के इसी का करवाता है जी, चाहे वो नगरीय परिषद हो, नगर निगम वगैरह का या पंचायत का, यही दोनों का करवाता है। बाकी का कौन करवाता है? केंद्रीय, जी हाँ, निर्वाचन आयोग। इंडिया वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक हैं अजय माथुर, सुधा मूर्ति, असीम चावला या फिर सैयद अकबरुद्दीन। तो 27 का जो सही आंसर है वो है सैयद अकबरुद्दीन। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो है वरिष्ठ राजनयिक हैं, मतलब एम्बेसडर हैं अकबरुद्दीन। इनका पुस्तक का नाम है इंडिया वर्सेज यूके, जो कि 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनाव में यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के खिलाफ भारत के जीत के पर्दे के पीछे का कहानी इसमें दर्शाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अकबरुद्दीन जो थे वो तत्कालीन समय में मतलब उस समय के संयुक्त राष्ट्र में मतलब यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि थे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे किसका? तो इंडिया का। अभी में कौन है हमारे यूएन में, हमें कौन रिप्रेजेंट करते हैं उनका नाम लिख देंगे, बताएंगे एम्बेसडर कौन है कमेंट सेक्शन में। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम था गगनयान, वह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2022, 25, 23 या 24? तो गगनयान को लॉन्च करने का जो लक्ष्य की है अभी इसरो के द्वारा, वो वर्ष है 2023, मतलब कि 2022 के बाद अगले वर्ष। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? ट्राइसेम, CRY, JRY या फिर IRDP। तो ग्रामीण विकास के लिए जो नहीं है
वो है आपका CRY। CRY का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड राइट्स एंड यूथ। तो ये बच्चों के अधिकार से संबंधित संगठन है, और बाकी जो हैं वो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, और जो नहीं है वो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? पलामू, चतरा, धनबाद या लोहरदगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से इंदर सिंह नामधारी चुन कर आते हैं, वो क्षेत्र है ऑप्शन बी, चतरा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से, जो कि 20 क्वेश्चन इससे होंगे। तो चलिए इसको भी फिनिश करते हैं अच्छे से। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? मिक्सचर कितने रंगों का है, कितने कलर्स का? ए में है 4, बी में 5, सी 6 या फिर डी 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 रंगों को मिलाकर प्रकाश को जो उत्पन्न होता है, जो लाइट बनता है, उसका नाम है सफ़ेद, वाइट। और वाइट कोई कलर नहीं होता इस, ये याद रखिएगा किस में, तो लाइट के सेंस में। ठीक। नेक्स्ट है 32, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है द्विफोकली लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या पोलेरॉइड लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है 3D फिल्में देखने के लिए पोलेरॉइड लेंस, यानी ऑप्शन डी। तभी लगेगा कि ये साला सामने से गोली मार दिया, गाड़ी उड़ रहा है, नहीं लगेगा कि मेरे ऊपर से गया अभी। काफ़ी अच्छा लगता है। अब देखते हैं 33 नंबर, न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी है? मतलब न्यूनतम भेदन क्षमता किसकी है? बीटा किरण का, गामा का, एक्सरे या फिर अल्फ़ा किरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का अल्फ़ा किरण। सबसे कम शक्ति होती है भेदन शक्ति इसकी। 34, निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? जी का अर्थ है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण। 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर डी 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग तो बचपन से पढ़ते आए होंगे 9.8 और इसको एवरेज में माना जाता है 10, तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि वो अपनी स्थिति के अनुसार अपना ऊर्जा को संरक्षित करता है या फिर उत्पन्न करता है। अगर स्प्रिंग को थोड़ा खींच के छोड़ते हैं तो वापस चला जाता है, तो ये क्या हुआ कि उसकी स्थिति, मतलब खींचे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आया। तो इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ, जो संचित हुआ, उसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा कब होता है? जब कोई बहता हुआ चीज़ या फिर जिसको बांध कर रखा जाता है वो गतिज ऊर्जा है। इसका उदाहरण क्या है? तो बांध, जो डैम होता है उसको बांध के कारण रोका जाता है पानी को। अगर बांध टूट जाए या फिर खोला जाए तो उससे पानी जो है बहेगी, तो ये स्थितिज ऊर्जा की उदाहरण है। नेक्स्ट है ये गतिज ऊर्जा की, बांध वाला गतिज ऊर्जा और स्प्रिंग वाला स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तांबा, निक्रोम, मतलब नाइक्रोम बोलते हैं, शीशा या फिर टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब जिस फिलामेंट से बना होता है उसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन का वायर होता है जो जलता है, ऑप्शन डी। बिजली के बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में भरा हुआ रहता है नाइट्रोजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या फिर ऑक्सीजन O2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है, इसलिए उसे भरा जाता है ताकि किसी से अभिक्रिया न कर ले। अगर अभिक्रिया कर लेगा तो फिलामेंट जो है जल जाएगा और बल्ब खराब हो जाएगा। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु क्या है? एल्युमिनियम, पारा, तांबा या जिंक। 38 का जो राइट आंसर है वो है पारद, यानी जिसको आप लोग कहते हैं मर्क्यूरी, यानी ऑप्शन बी। 39, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं क्या क्या? बालू, सोडा, चूना पत्थर, बालू, चारकोल, सोडा, चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर या बालू, सल्फर, सोडा। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है बालू, इसके बाद सोडा और लास्ट में चूना पत्थर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा कांच के निर्माण में। तो आप लोग सोचते होंगे बालू को ऐसे कैसे कर देंगे, तो इसमें एक प्रक्रिया है। बालू को अत्यंत गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसको बहुत महीन पीस लिया जाता है, उसको इस प्रकार किया जाता है कि वो पारदर्शी हो जाए, और ये सभी को मिला करके सोडा और चूना पत्थर को कांच तैयार किया जाता है। 39 का ऑप्शन ए सही होगा। आग को बुझाने के लिए, उसको बुझा देने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्रयुक्त गैस का क्या नाम है? नियॉन, नाइट्रोजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये है जहाँ पे है वहाँ आग नहीं लग पाएगा, यानी बुझ जाएगा। बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने, कोल्ट ने, CV रमन जी ने या फिर डॉक्टर गैटिंग ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर बेकन। इसका आविष्कार क्यों हुआ था जी? तो बारूद का आविष्कार कोई निश्चित समय ज्ञात नहीं है, मतलब पता नहीं है कब हुआ था, लेकिन माना जाता है कि ईसा पूर्व मतलब प्रथम शताब्दी से पहले चीनियों ने इसकी जानकारी जुटाई थी और बनाई थी, जिसमें 41% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, कोयला और गंधक प्रत्येक का मात्रा होता है 29%,
और वर्तमान में उस समय का बात किया जा रहा है, वर्तमान में 75% पोटेशियम नाइट्रेट और 15% चारकोल यानी कोयला और 10% गंधक यानी सल्फर को मिला करके बारूद बनाया जाता है। बारूद जो है वो विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक यानी बम में इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज 42। आतिशबाजी में हरा गैस किसके क्लोराइड यानी लवण के कारण दिखाई देता है, उत्पन्न होता है? सोडियम क्लोराइड के कारण, स्ट्रांटियम में, कैल्शियम कारण या फिर बेरियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 का वो बेरियम के कारण, जब बेरियम जलता है तो हरा रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी सही है। अब देख लेते हैं इसमें कि कौन सा पदार्थ जलता है तो कैसा आग निकलता है, रंग कैसा होता है। तो स्ट्रांटियम जलेगा तो रेड हो जाएगा, ये जलेगा तो रेड हो जाएगा। स्ट्रांटियम कार्बोनेट जलेगा तो चमकीला लाल हो जाएगा, मतलब ये लाल ही रहेगा। सोडियम लवण जलेगा तो आपका एक तरह से पीला होगा, गोल्डन टाइप का ये सोडियम। और जो है कैल्शियम जलेगा तो कैसा हो जाएगा, तो कैल्शियम जलेगा तो एक प्रकार से ये भी नीला टाइप में ही दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरा वाला, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, मतलब दही में रूपांतरित कैसे होता है? रेनिन के कारण, पेप्सिन, रेजिन या फिर सिट्रेट। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि रेनिन के कारण दूध से दही बनता है। ऑप्शन ए। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है लोहा, रजत, तांबा या स्वर्ण। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन यानी ऑप्शन ए लौह। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क, हृदय, फुसफुस धमनी या फिर वृक्क यानी किडनी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा आपका हार्ट यानी हृदय। ऑप्शन ए बी बॉल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पेट्रोल का जलना या फिर वनस्पति का वायवीय क्षय। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, वो तो और कम होगा, यानी वायुमंडल से लेंगे और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करेंगे। मुक्त करेंगे कौन? पौधे। और वो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करेंगे और हम लोग को छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करेंगे। 47 वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन प्लस स्कॉर्बिक अम्ल या फिर प्रोटीन प्लस लिपिड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, एसिड, और वो ऑप्शन है ऑप्शन बी बॉल। योगतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया? ओपेरिन ने, डार्विन ने, स्पेंसर ने या हैकेल ने। तो इसका जो सबसे पहले समर्थन किए थे वो थे चार्ल्स डार्विन यानी ऑप्शन बी। इनका सिद्धांत ही था योगतम की उत्तरजीविता 48। और ये जो टर्म दिए थे, ये शब्द दिए थे, उनका नाम था स्पेंसर। ठीक है, ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है वो था, ये सब याद रखेंगे। अब 49 देखते हैं और 50 फिर करेंगे कल। 49 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, मतलब पौधे से नहीं प्राप्त किया जाता है? कैफीन, पिपेरिन, निकोटीन या फिर सैक्रिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैक्रिन। सैक्रिन मतलब सुक्रोज, वो जो है पौधे से प्राप्त नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं सैक्रिन के बारे में। तो सैक्रिन एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है, पौधे से प्राप्त नहीं किया जाता, मानव द्वारा निर्मित किया हुआ है, कृत्रिम, मैन मेड। ठीक, और बाकी जो है पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। लास्ट है 50। किस पादप को शाकीय डॉक्टर, भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को, मतलब वो पौधा अपने आप में डॉक्टर के समान है, कोई भी चीज़ हो एंटीबायोटिक के रूप में ले सकते हैं। तुलसी, नीम या आम। तो 50 का जो राइट आंसर है हर अंगना में मिलने वाले, जिसके पूजा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है या फिर चाय में, या फिर आप ऐसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं, उसका नाम है तुलसी पौधा। ऑप्शन बी। तो कैसा लगा आज का क्लास? जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरह सेशन को देखते रहें, समर्थन बनाए रखें। आप लोग के सपोर्ट के कारण बहुत कुछ हुआ है। इतना सा आप हम लोग यहाँ पे 22 नंबर सेट तक आ गए हैं, तो ऐसे ही तो नहीं आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, नए जोश, नए उमंग और नए कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।